गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 4, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 205 पे है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रजातांत्रिक सरकार की महत्वपूर्ण तत्व। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट, सरकारें। तो इसके जो है महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं? सिंस योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव सीन पॉम्प एंड स्प्लेंडर ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन। आप अपने बचपन से ही सुन रहे होंगे, जो इलेक्शन जब भी आता है तो उसकी धूमधाम, गाड़ियों पे, रिक्शों पे हॉर्न लगा के उसके प्रचार किए जाते हैं। Most of the time during election, parents and elders discuss politics and the possibility of certain candidates and parties winning or losing election. तो जब भी इलेक्शन नज़दीक आता है तो आप अपने पापा मम्मी या घर के गार्जियन या अगल बगल के लोगों को ज़्यादातर इसी चीज़ में समय व्यतीत करते देखते होंगे, सुनते होंगे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, किसको जीतना चाहिए, कौन हारेगा। यानी इलेक्शन से रिलेटेड जो बातें होती हैं वही लोग उस समय करते रहते हैं। You must also have seen leaders addressing election meeting and canvassing with folded hand on car and jeeps, distributing pamphlets and leaflets. आपने ये भी देखा होगा कि नेता लोग जो हैं रैली को कंडक्ट करते हैं, लोगों को वहाँ एड्रेस करते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं। और कैनवेसिंग का मतलब होता है प्रचार करना। कैनवेसिंग विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ के प्रचार करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, जो आप हमें वोट देंगे, मेरी पार्टी को वोट देंगे। किस पे? तो कार और जीप पे खड़े होके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैम्पलेट का मतलब वो लंबा सा होता है कागज का टुकड़ा, जिस पे पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, उसका जो प्रचार चिन्ह होता है वो सब लिखा होता है। इंडीड एन इलेक्शन इज ए फेस्टिवल टू सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन है वो क्या है? तो ये है फेस्टिवल टू सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। यह एक त्योहार है। इलेक्शन को हमारे देश में त्योहार माना जाता है, त्योहार, और ये राष्ट्रीय त्योहार है। तो ये त्योहार कैसा त्योहार है? तो सेलिब्रेट डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र को सेलिब्रेट करने का ये एक फेस्टिवल है। इलेक्शंस आर द वेरी हार्ट एंड साउल ऑफ ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी। यानी इलेक्शन जो है क्या है? हार्ट एंड साउल, यानी आत्मा है, हृदय और आत्मा है डेमोक्रेटिक पॉलिटी का। लेट अस लर्न बाय एग्जांपल हाउ द नॉन वाइट पीपल इन साउथ अफ्रीका स्ट्रगल फॉर डिकेड्स एंड सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू सिक्योर द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। हम लोग अभी देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार साउथ अफ्रीका में लोगों ने राइट टू वोट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए कितने अत्याचार उन पे हुए, क्या क्या कष्ट उन लोगों ने झेला, तब जाके उन्हें वो अधिकार मिला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। एपार्थीड का मतलब क्या होता है? रंग भेद। किसी को हम द्वेष भावना से देखते हैं उसके रंग के कारण, काला और गोरा। साउथ अफ्रीकन पीपुल वेयर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस। जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो 4 भागों में बटे हुए थे, व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, वहाँ के नियम कानून के अकॉर्डिंग, दीज रेसेस वेयर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। वहाँ के नियम कानून के अकॉर्डिंग ये जो वाइट, ब्लैक, इंडियन या कलर्ड रेसेस जो भी हैं, इनको आपस में मिलजुल के रहने का अधिकार नहीं था। इनको आपस में एक साथ कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना या कोई भी चीज़ कॉमन फैसिलिटी को अवेल करना, इसका अधिकार नहीं था। सबको अलग अलग रहना था, सबको एक दूसरे से किसी के साथ मिलजुल के नहीं रहना था। साउथ अफ्रीका वाज गवर्न बाय एपार्थीड लॉ। साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पे कैसी सरकार के द्वारा राज्य किया जाता था? एपार्थीड लॉ का मतलब रंग भेद वाला नियम कानून। यानी किसी के लिए मतलब बहुत सारा ऑप्शन था, ओपिनियन था, उसको बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे और किसी को कुछ नहीं मिला हुआ था। The minority population of whites ruled the majority of people who were non-white.
माइनॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ की कौन सी थी, तो वाइट, यानी गोरे लोग बहुत कम थे और जो काले थे या नॉन वाइट जो गोरे के अलावा थे वो वहाँ पे ज़्यादा थे। वहाँ के मूल निवासी काले लोग ही थे। लेकिन वहाँ के मूल निवासी काले लोग पे जो है कौन राज कर रहे थे, तो उजले लोग, वाइट्स। उजले लोग कम थे फिर भी वो लोग उस पे राज कर रहे थे। द वाइट्स डोमिनेटेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। उजले लोग, गोरे लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, डोमिनेटेड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने के लिए जो भी चीजें हैं सब चीज में वो हस्तक्षेप करके हर चीज में उनका डोमिनेटेड थे। द नॉन वाइट्स लेड एन इन्फेरियर एंड मेजरेबल लाइफ। जो काले लोग या नॉन वाइट लोग जो थे उनको कंजूसों भरी जिंदगी या इन्फेरियर, बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर थे। उनका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं था, खान पान बिल्कुल सिंपल या बहुत अत्याचार उन पे होता था। जीवन जीने के लिए भी जो चीजें जरूरी है वो उसमें भी उनको कंजूसी करके चलना पड़ता था। देयर वेयर सेपरेट हॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेस फॉर वाइट एंड नॉन वाइट पीपुल। जो काले लोग और गोरे लोग जो थे उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ये सब अलग थे, एम्बुलेंसेस अलग थे। यानी गोरे लोगों के लिए जो भी एम्बुलेंस या हॉस्पिटल थे उसमें ये काले लोगों का इलाज या उसमें वो उस बस में, उस एम्बुलेंस में उनको काले लोगों को कोई जगह नहीं मिलती थी। देयर वेयर सेपरेट बसेस, ट्रेन्स, इवन बस स्टॉप्स। यानी गोरे लोगों के लिए अलग से अलग उनका बस था, उनका ट्रेन में भी अलग ट्रेन था, यहाँ तक कि बस स्टॉप भी गोरे और काले का अलग अलग था। नॉन वाइट्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट। काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। द मोस्ट फर्टाइल एंड इरिगेटेड लैंड वेयर रिजर्व फॉर वाइट पीपुल। जो सबसे उपजाऊ जमीन जो होती थी वो किसके लिए रिजर्व थी, किसके लिए आरक्षित थी, तो उजले लोगों के लिए। तो ब्लैक एंड कलर्ड पीपुल हैड टू कल्टिवेट इनफर्टाइल, बैरन एंड मेर्सी लैंड। तो काले लोग जो हैं वो कैसे खेतों का किस प्रकार के खेत पे खेती करते थे, बिल्कुल बंजर खेत जिसका कोई उपयोग नहीं होता था, वैसे खेत पे उनको मेहनत करना पड़ता था। तो पता ही है जिस खेत की फर्टिलिटी ज़्यादा नहीं होती है उस खेत में कितना भी मेहनत कर लो वहाँ की जो प्रोडक्शन है उतने अधिक नहीं होते हैं। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज वाइट्स वेयर बाय बर्थ सुपीरियर टू द कलर्ड पीपुल। यानी सब चीज का एक ही जवाब था। जो उजले लोग जो हैं वो जन्म से ही काले लोग से सुपीरियर माने जाते थे। सुपीरियर मतलब सुपर। द ब्लैक्स वेयर फोर्स टू लर्न द अफ्रीकन्स। जो काले लोग थे उनको फोर्स किया जाता था अफ्रीकन भाषा। द ब्लैक वेयर फोर्स टू लर्न अफ्रीकन्स द लैंग्वेज ऑफ वाइट्स एट स्कूल्स। द ब्लैक हैड नेचुरल एफिनिटी फॉर देयर मदर टंग जुलू। देखिए, डिकेड्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ द पुलिस रिजल्टेड इन डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्लैक्स। एट्रोसिटीज का मतलब अत्याचारों होता है। डिकेड्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट यानी कितने दशक बीत गए, किस चीज में बीत गए, तो प्रोटेस्ट करने में। किस चीज के प्रोटेस्ट, तो अपने अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में, प्रोटेस्ट करने में बहुत सारे दशक, सालों बीत गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो हजारों हजार की संख्या में काले लोग या तो मारे गए, नहीं तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनके घरों को आग लगा दी गई। Often their property was destroyed and their houses set on fire. The black struggle was spearheaded by an organization called African National Congress. Spearheaded का मतलब होता है नेतृत्व, लीडरशिप। The black struggle was spearheaded यानी जो काले लोग जो मूवमेंट चला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इनका मतलब इनके नेता कौन थे, तो ये नेतृत्व कर रहे थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो लीड कर रही थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा था, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी, जिस पार्टी के लीडर कौन थे, नेल्सन मंडेला। वाज केप्ट इन प्रिजन फॉर 27 ईयर्स। यानी नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक जेल में रखा गया। अल्टीमेटली
The blacks succeeded and in 1994 South Africa became an independent democratic country. और 1994 में जो साउथ अफ्रीका जो है वो एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया इंडिया की तरह। यानी वहाँ के लोगों पे जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार के फलस्वरूप उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बहुत वर्षों तक उन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट चालू रखा। न जाने कितनी लोगों ने अपने जान गंवाए, कितने लोगों के घर द्वार को जला दिया गया, उनके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लोगों को बेवजह जेल में डाल दिया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था। और फाइनली 1994 में उन लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त किया, अपनी आज़ादी उन लोगों को प्राप्त हुई। साउथ अफ्रीका बिकम एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। नेल्सन मंडेला बिकम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट किनको बनाया गया? नेल्सन मंडेला को। टुडे ऑल सिटीजन्स आर कंसीडर्ड इक्वल एंड हैव द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। आज वहां पे साउथ अफ्रीका में सभी लोग, जितने भी ऑल सिटीजन, जितने भी लोग हैं, सबको बराबर अधिकार दिया गया है और सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। यानी कानून की नजर में जितने भी सिटीजन हैं, सब सिटीजन एक बराबर हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। पहले गोरे लोग किसी की हत्या कर देते थे, किसी को मार बैठते थे, सर फोड़ दिए, तो उनके लिए नियम कानून कुछ नहीं था, यानी उनको सजा नहीं होती। उसके उल्टी काले लोग बेचारे थोड़ा सा कुछ भी अगर कर दे तो उसके लिए उनको जेल में डाल दो, उन पे अत्याचार। तो नियम कानून जो है लोगों के लिए ही होता है। तो साउथ अफ्रीका की जो मतलब सरकार, नई सरकार बनी तो नए नियम कानून बने और उस कानून के अंतर्गत जितने भी लोग थे वो सब लोग बराबर थे। जस्टिस इज अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, यानी जस्टिस जो है वो सभी सिटीजन के लिए था, कोई उससे अछूत नहीं थे। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द हॉलमार्क ऑफ ए डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जो है उसकी हॉलमार्क क्या है? इक्वालिटी और जस्टिस। तो आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़ें, डेली क्लास करें, रिवीजन करें पीछे का, और जो भी प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम कमेंट के थ्रू बताएं। और आपका जब भी टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। जो बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी, यानी क्लास 6 नहीं मानेंगे हम उनको। जब भी स्कूल खुलेगा उनको क्लास 5 के बच्चों के साथ बैठाएंगे। यानी आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको क्लास करना है, आइए क्लास कीजिए। घर बैठ के कुछ नहीं होगा, अपने टाइम को पास मत कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, जहां भी कुछ भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम लोग मिलके। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास कीजिए। थैंक यू।